ऐसा है किसी पर्टिकुलर बुक्स में सारा टॉपिक एक साथ मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात कि जो डेरिवेशन इतनी आसानी से कर ले रहे हो, जब बुक खोलोगे तो उसमें क्या है, एक स्टेप दिया है, सॉल्व करके लास्ट में उसका रिजल्ट दे दिया है। अब बीच की कहानी समझते रहो। बुक्स में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ तो तुमको हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक स्टेप खोल खोल के हर एक स्टेप कैसे आया है इसकी भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो डेरिवेशन ये वाला पढ़ रहे हो, डिप्लीशन रीजन वाला, ये सबसे आसान डेरिवेशन कर रहे हो। देखो इसमें हम लोग अगर एक पूरा पिक्चर क्लियर कट समझना चाहो तो हम लोग क्या किए हैं एक्चुअल में। लैंग्वेज हम कहाँ छोटा की बड़ा किए ही हैं, इसमें कहाँ लैंग्वेज किए हैं। लैंग्वेज कहाँ किसका बड़ा है, कहाँ पे किस चीज़ का स्टेप। देखो सुनारियो हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम ये चाहते जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कर रहे हो ना, हम ये चाहते हैं अपनी कॉपी बंद कर दो, हम जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसको बंद कर दो और कॉपी का एक एक लाइन अगर पढ़ना शुरू करोगे तो एज सच तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हम जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसी चीज़ को नोट डाउन किए हो। अगर सीरियसली वे में पढ़ोगे, किसी बुक में भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद इस तरह की चीज़ें तुमको ऑब्जर्व ना हो पाए। तो इसलिए देखो जो पेपर थोड़ा सा लेंदी है। अब हम इसमें काट छाट करके तुमको पढ़ा दें, चीज़ें आसान है, लेकिन एक लेवल पे जाकर अगर उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने जाओगे, अगर गलत हो जाए, इसमें जानते ही हो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है कि एक एक वर्ड की मीनिंग है इसमें। और अभी तुमको लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन एक जब लेवल पे जाओगे, कहीं तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंट करना होगा और अपना नोट्स उठा के देखोगे इन फ्यूचर, जब जैसे अभी तो काम चल जा रहा है, पढ़ लोगे, एग्जाम पास हो जाओगे, लेकिन कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना, एमएससी करने जाओगे, फिजिक्स करने जाओगे, कहीं तुमको इससे सामना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आगे जाके मिलेगी। तो पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग पे बेस्ड होती है और पूरी एनालॉग पढ़ने के लिए तुमको सेमीकंडक्टर डायोड ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और सेमीकंडक्टर डायोड का ट्रांजिस्टर ये खाली नोट्स उठा के पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक एक लाइन एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी टर्म हम यहाँ पर मिस नहीं किए हैं जो तुमको सेमीकंडक्टर और डायोड के रिस्पेक्टिव तुम पे बात ना किए। यहाँ तक कि देखो डायोड सेमीकंडक्टर का तो हर एक चीज़ क्लियर किए ही हैं, बात बताए ही हैं। डायोड में भी एक एक वर्ड एक एक डिफिनीशन क्लियर करने का काम किए हैं। कैसे डिप्लीशन रीजन बना, डिप्लीशन रीजन कैसे विड्थ करता है, उसका हम लोग कैसे उसका फील्ड निकालें, कैसे उसका विड्थ निकालें, अभी तक वहाँ तक बात नहीं किए हैं। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखना। फिगर एक बनाए थे पीएन जंक्शन का, जिसमें दो रीजन था, एक पी रीजन था, एक एन रीजन था, बीच में एक जंक्शन लाइन थे। तो हम लोग वहाँ बोले थे कि जो पी टाइप में मेजॉरिटी में है वो एन रीजन में जाना चाहेगा, जो एन रीजन में मेजॉरिटी में है वो पी रीजन में जाके जंक्शन लाइन के पास एक लेयर क्रिएट करता है। पी वाला एन रीजन में लेयर क्रिएट करता है, एन वाला पी रीजन में लेयर क्रिएट करता है। तो वहाँ से एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आता था ना। तो वहाँ से डिप्लीशन रीजन का दिमाग में आता था। अब वहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, जो पी रीजन में है उस जंक्शन वाली लाइन से पी रीजन का जो लेयर क्रिएट हुआ उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग बताए होंगे x1, और उस जंक्शन वाली लाइन से जो एन रीजन में लेयर क्रिएट किए हो उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग बताए थे क्या है, x2। और हम लोग ये भी बताने की कोशिश किए हैं कि उस जंक्शन वाली रीजन पे जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है रो, वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर x1 वाले डिस्टेंस पे अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो रो बराबर माइनस रो1 है, और x2 वाले डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी की बात करें तो रो बराबर प्लस रो2। और जो पी रीजन में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या है उनके हम लोग नंबर ऑफ Na से रिप्रेजेंट किए, एक्सेप्टर आयंस से रिप्रेजेंट किए हैं। और जो डोनर वाला है पी एन रीजन वाला है वहाँ पर Nd से रिप्रेजेंट किए। कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग फर्स्ट फिगर में किए ना। अब हम लोग को हमारा स्पेशली टारगेट ये है कि हम लोग क्या करें, उस रीजन में, किस रीजन में, उस डिप्लीशन वाले रीजन को फाइंड आउट करना, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा वही है कि उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ को फाइंड आउट करना। तो हम लोग कैसे उसकी विड्थ फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग उस डिप्लीशन रीजन का एक अलग से फिगर बनाते हैं। एक बीच में जंक्शन लाइन बनाए होंगे, और एक्चुअल में जब मैन्युफैक्चरर डिफेंड देखोगे तो वहाँ पर x1 इज लेस देन किसके होगा, x2 के, यानी x1 x2 के कंपेरिजन में छोटा होगा। तो देखो जब डिप्लीशन रीजन वाला फिगर बनाए होंगे तो वहाँ x1 छोटा बनाए होंगे, x2 बड़ा बनाए होंगे ना। और वहाँ पे x1 में जो चार्ज डेंसिटी थी माइनस रो1 थी, x2 में जो चार्ज डेंसिटी थी वो प्लस रो2 थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम एनी हाउ डिप्लीशन रीजन निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि उस डिप्लीशन रीजन में एनी हाउ हम लोग फील्ड की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब फील्ड निकलेगा कैसे,
तो हम लोग क्या किए कि उस जंक्शन रीजन के पास से स्मॉल x डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर लिए। अगर इस P रीजन पे जब कंसीडर किए तो P से उस लाइन पे एक लाइन और बना दिए, तो 3 रीजन में पार्ट हो गया ना, हमारा डिप्लीशन रीजन 3 पार्ट में हो गया, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। रीजन फर्स्ट में चार्ज डेंसिटी कितनी थी, रो बराबर माइनस रो वन। रीजन सेकंड में चार्ज डेंसिटी कितनी थी, रो टू प्लस रो टू, लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस का हो जाएगा। और थर्ड रीजन में जो चार्ज डेंसिटी है वो कितने हो जाएगी, वो भी प्लस रो टू होगी, लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, x2 है, और इसमें से जो सेकंड रीजन में निकल कितना गया, x निकल गया, तो जितना बचा थर्ड रीजन में उसका विड्थ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कंपेयर किए थे कि हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो एक्चुअल में किस तरह से है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह से, यही ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह से है। तो जो पैरेलल प्लेट्स वहाँ पे हुआ करता था, वहाँ पर यहाँ बिहेवियर इसका किसका है, P और N रीजन का है। वहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसका बिहेवियर यहाँ पर क्या करता है, डिप्लीशन रीजन करता है। जैसे वहाँ पर भी देखते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ करता था, तो पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेट्स के सरफेस पे था तो उसके जस्ट अपोजिट चार्जेस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है उसके सरफेस पे इंड्यूस हो जाता था। अगर पॉजिटिव इधर है तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता था, अगर नेगेटिव सरफेस है तो पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे इंड्यूस हो जाता है। सेम यही सिनेरियो तो हमारा यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी देखो पॉजिटिव था, अंदर जाके नेगेटिव इंड्यूस हो जाता है, चार्ज आयंस में इंड्यूस हो जा रहा था ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें घटनाएं होने लगती है। तो हम लोग बेसिकली जो हमारा रीजन बना, जो डिप्लीशन रीजन बना, वो किस तरह से, पैरेलल प्लेट्स की तरह है। तो जानते हो पैरेलल प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितना होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकलती कैसे है, उस एरिया में जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना होता है, उसमें चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, या पर्टिकुलर एरिया, डिस्टेंस नहीं कर सकते हो, एरिया कर सकते हो। तो अगर रीजन फर्स्ट में बात करो तो रीजन फर्स्ट में चार्ज सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू एरिया। रीजन फर्स्ट में चार्ज कितना है, माइनस रो वन है, इंटू dx हो जाएगा। अच्छा, पूरे रीजन तो छोटा सा तो है नहीं, रीजन तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करें, उस रीजन के एक छोटे से पार्ट का निकाल लें और उसको पूरे वॉल्यूम के लिए क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे सिस्टम का हमको निकल जाएगा। तो एक छोटा सा पार्ट, उसमें एक स्ट्रिप लिए और इस स्ट्रिप की मान लेते हैं जो विड्थ है वो कितनी है, dx है, एरिया कितना है, dx है, तो हम उसका अगर सिग्मा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस रो वन इंटू dx। तो यानी कि उस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का यानी DE1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, DE1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस रो वन अपान 2 एप्सिलॉन इंटू dx, यही ना होगा। और इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे तो उस dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पर उसकी विड्थ कितनी है रीजन फर्स्ट की, x1 है। तो यहाँ हमारा जो इंटीग्रेट करोगे DE1 को तो क्या मिल जाएगा, E1 बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस रो वन x1 अपान 2 एप्सिलॉन। ये रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। इसी तरह रीजन सेकंड में जाओगे तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो रीजन सेकंड में हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, प्लस रो टू इंटू dx। तो DE2 बराबर कितना हो जाएगा, DE2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन बराबर प्लस रो टू अपान 2 एप्सिलॉन इंटू dx, और dx की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस रो टू x अपान 2 एप्सिलॉन, यही हो जाएगा। ये सेकंड रीजन में होगा। थर्ड रीजन में जाओगे तो सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से P है, x डिस्टेंस पे हम लोग निकालते थे, P निकालते यहाँ से निकालते थे, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो फील्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन बस क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर निकालोगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज कितना है, रो टू इंटू dx। तो DE3 बराबर कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, रो टू, और dx की वैल्यू कितना है, ब्रैकेट में x2 माइनस x अपान 2 एप्सिलॉन, यानी E3 बराबर कितना आ जाएगा, रो टू अपान 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में x2 माइनस x, और माइनस साइन आगे लगा दोगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। चीज़ें क्लियर हुई। अब टोटल अगर पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो टोटल E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। तो वहाँ से निकालोगे तो रो वन बराबर E1 बराबर कितना लिखे होगे, रो वन x1 अपान 2 एप्सिलॉन प्लस E2 रीजन में आ गया होगा रो टू x अपान 2 एप्सिलॉन, और माइनस कितना आया, रो टू अपान
2 एप्सिलॉन और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x2 माइनस एक्स। तो फिर यहीं पर हम लोग एक चार्ज न्यूट्रलिटी की कंडीशन लगाते होंगे, क्योंकि पहला दोनों पार्ट E2 और E3 वाला तो रो2 के टर्म में है, लेकिन E1 वाला किस में है, रो1 के टर्म में है ना, तो हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि रो1 x1 बराबर किसके होता है, रो2 x2 के। तो जहाँ भी रो1 x1 उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, रो2 x2। तो फर्स्ट वाला E बराबर कितना हो जाएगा, रो2 x2 अपान 2 एप्सिलॉन प्लस रो2 x अपान 2 एप्सिलॉन माइनस रो2, अब माइनस को हटा दें, अगर कॉमन ले लें प्लस कर दें, तो प्लस रो2 x माइनस x2, x माइनस x2 अपान 2 एप्सिलॉन। तो अगर वहाँ से रो2 अपान 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, रो2 अपान 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, तो कितना बन जाएगा, वो सब कट पिट जाएगा, तो माइनस 2x2 माइनस 2x आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। तो 2 कॉमन लोगे तो नीचे से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बराबर प्लस रो2 अपान एप्सिलॉन और x माइनस x2, यही ना आया है, x माइनस x2। ये हमारी टोटल फील्ड की वैल्यू। यहाँ पर बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन है? अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जब फील्ड निकल गया तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो dV बराबर क्या लिखते हो, माइनस ई डॉट dl, dl मतलब क्या हो जाएगा, dx, यही ना होगा। तो यहाँ वैल्यूज कितनी आएगी इसकी, यहाँ वैल्यूज कितनी आ जाएगी, माइनस में वैल्यू आया था कि प्लस में आया था, प्लस में, तो कितना हो जाएगा, रो2 अपान एप्सिलॉन x माइनस x2 इंटू dx, यही आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, ये dv की वैल्यू है, तो यहाँ से v निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट ये माइनस में आ जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, रो2 अपान 2 एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन x माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c, यही आया है। हम लोग x2 माइनस x लेके चले थे ना, वहाँ पे कॉपी में देखो क्या लिखे थे, x माइनस x2, देखो E बराबर हम लोग क्या लेके चले हैं, x माइनस x2 लेके चले हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। x माइनस x2 लेके चलोगे तो रो2 पॉजिटिव में है ना, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा ना, तो निगेटिव वैल्यूज आ जाएगी ना, तो यहाँ से निगेटिव लेके चलोगे। अगर इसको ऐसे लेके चलें, जो x माइनस x2 था ना, यहाँ से अगर हम लोग क्या वैल्यूज लेके चल रहे थे, x माइनस x2 लेके चल रहे थे, सॉरी x2 माइनस x लेके चल रहे थे ना, x2 माइनस x लेके चले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x2 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा। अरे भाई कैसे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है ऑलरेडी, इसका निकालोगे तो ये माइनस आ जाएगा ना, सॉरी कहाँ पे, तो यहाँ वैल्यूज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। रो2 अपन एप्सिलॉन माइनस रो2 x2 माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2, नहीं जी कुछ गड़बड़ आ रहा है, जरा जो टोटल बताओ, ई की वैल्यू कितनी आई थी, E1 की वैल्यू कितनी आई थी, रो1 x1 अपान 2 एप्सिलॉन, ये था ना, माइनस था ना रो1, यही तो गड़बड़ हो रहा था। E1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस आएगा ना, चार्ज माइनस है तो माइनस आएगा ना, यही तो गड़बड़ की हो, हाँ सही कर, माइनस रो1 है ना, तो माइनस रो1 की जगह पे रो2 x2 कर दिए थे, यही हो जाएगा ना, बस अंतर हो जाएगा। और प्लस कितना है, रो2 x अपान 2 एप्सिलॉन, और यहाँ कितना था, माइनस था कितना, रो2 अपान 2 एप्सिलॉन
और यहाँ कितना था x2 माइनस एक्स, यही ना था, यही ना था। अब यहाँ से अगर हम रो 2/2 एप्सिलॉन को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या मिलता है माइनस x2 और प्लस x माइनस x2 प्लस x, यही ना बना। अब यहाँ पर कितना माइनस माइनस 2x2 और प्लस 2x और 2 से कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या बराबर रो 2/एप्सिलॉन, यहाँ कितना बचा x माइनस x2, यही ना आया था। अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस रो 2/एप्सिलॉन, यहाँ कितना हो जाएगा x2 माइनस x, इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं। अब ये चीज़ क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसी की वैल्यू यहाँ पर रखो तो माइनस ये हमारी e की वैल्यू है ना, ये हमारी e की वैल्यू है, तो e की वैल्यू रखोगे तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा माइनस रो, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस रो 2/एप्सिलॉन, और यहाँ कितना है x2 माइनस x/dx, तो ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर जब करोगे ये इसका जब ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, टोटल हाँ प्लस करोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा रो 2/एप्सिलॉन, और ये कितना हो जाएगा x2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, अभी इसको v बराबर निकालोगे तो माइनस रो 2/एप्सिलॉन x2 माइनस एक्स, ये लिख लो। नहीं ये कहाँ तक लिखे थे, एक मिनट देखे, कोई वो भी लिखे थे इक्वेशन 10 तक लिखे थे ना। इसके बाद इसी के नीचे एक और सब हेडिंग डाल देना, इसका एक ग्राफ प्लाट कर देना, वो नहीं ग्राफ प्लाट नहीं की हो, लिखना प्लाट ऑफ, वहाँ तक लिखो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन ना। उसके बाद उसी में एक हेडिंग डाल देना, उसी में एक सब हेडिंग देना प्लॉट ऑफ ई वर्सेज एक्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लॉट ऑफ ई वर्सेज एक्स। ये ऐसे प्लॉट बना लेना, इस तरीके से वेरी करता है हमारा फील्ड और एक्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहीं पे लिख देना है ऐसे करके, एट एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज दैट ई बराबर एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा माइनस रो 2x2/एप्सिलॉन, ये वैल्यूज लिखे हैं। ठीक है, माइनस रो 2x2/एप्सिलॉन फॉर x इज लेस देन 0 एट x बराबर माइनस x1 implies that e बराबर 0। एट x बराबर 0 e बराबर माइनस रो 1x1/एप्सिलॉन, ए बराबर हो जाएगा माइनस रो 2x2/एप्सिलॉन। एट x बराबर x2 इम्प्लाइज दैट e बराबर 0। हाँ ऐसे फिगर के बगल में या लिख दो, बस उसी से रिलेटेड है। बाउंड्री कंडीशन लगा के इसको वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, ये बस तुम्हारे समझने के लिए। ठीक है, मेनली टारगेट तो हमको पोटेंशियल निकालने के लिए चलना है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन और डिफरेंशियल रीजन पूछ देता है कि एंड प्लॉट द ई वर्सेज एक्स ग्राफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, इसके नीचे लिखना फॉर पोटेंशियल वी नो द रिलेशन बिटवीन
वी नो द रिलेशन, वी नो द रिलेशन, वी नो द रिलेशन, ठीक है, वी नो द रिलेशन। ये लिख लो यहाँ से डी वी बराबर ई डॉट डी एक्स, यहाँ से पूरा ये लाइन लिख लो। नाउ टेक v बराबर 0 एट x बराबर 0। तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ले, फिर वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके तभी ना टोटल v की वैल्यू मिलेगी। तो ये कैसे मिलेगा, बाउंड्री कंडीशन लगा दिए कि एट टेक v बराबर 0 एट x बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस रो टू अपान एप्सिलॉन, यहाँ कितना हो जाएगा x2 माइनस एक्स का, x तो 0 हो गया ना, x तो बाउंड्री कंडीशन 0 लगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 0 हो गया, बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, बाई 2 एप्सिलॉन और प्लस c। तो इम्प्लाइज दैट c बराबर कितना हो जाएगा, रो टू x2 का स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन। अब c की वैल्यू ले जाके यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो नाउ तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस रो टू अपान एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 और प्लस रो टू x2 का स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा जी, तो रो टू अपान 2 एप्सिलॉन कॉमन निकल गया। तो कितना मिलेगा, माइनस x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस x2 का स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस। implies that v बराबर ये हमारा पोटेंशियल निकल गया। ये समझ रहे हो कैसे निकल रहा है, ध्यान दो। ये समझ रहे हो ना कि यहाँ पे देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ना। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकले के बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या माने, टेक v बराबर 0 एट x बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, c की वैल्यू निकल गया। अब c की वैल्यू ले जाके फिर क्या कर दिए, पुट कर दिए। पुट कर दिए तो टोटल v की वैल्यू हमको निकल गया। लिखना प्लॉट ऑफ v वर्सेस x।
तुम्हारे हाथ में क्या हो गया जी? हो गया? कहाँ फंस जा रहा है? डिसबैलेंस हो गया, बंद हो गया क्या? हो गया? इसके बाद लिखना नाउ बैरियर पोटेंशियल VV इज गिवन बाय, क्या होता है VV बराबर ρ2 x2 का स्क्वायर प्लस ρ1 x1 का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये ρ1 है ना, यहाँ पे ρ2 x2 का स्क्वायर प्लस ρ1 x1 का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होता है, ρ1 x1 बराबर क्या होता है, ρ2 x2 होता है कि नहीं। तो जरा यहाँ पे देखो कि इस ρ2 x2 है ही, यहाँ पे ρ2 x2 है ही, यहाँ से एक x2 अभी हटा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस यहाँ कितना है, ρ2 x2 है ना, ρ1 x1 है ना, तो ρ1 x1 स्क्वायर है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, ρ1 x1 स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हो ρ1 x1 इंटू x1, और इस ρ1 x1 की जगह पे ऐसे लिख सकते हो ρ2 x2 इंटू x1। इसमें कोई समस्या? इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ρ2 x2 इंटू x2, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो ρ2 x2 इंटू x1 अपॉन 2। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख सकते हो ρ2 x2 कॉमन हो गया, ρ2 इंटू x2 इंटू कॉमन हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसको लिख सकते हो कैपिटल X, वेयर कैपिटल X इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन and is defined by x is equal to x1 plus x2। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ से हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी जानते हैं ना कि ρ1 x1 बराबर ρ2 x2। यहाँ से अगर हम निकालें कि ρ2 बराबर लिख सकते हो x2 बराबर लिख सकते हो ρ1 अपान ρ1 प्लस ρ2 इंटू x, या x1 बराबर लिख सकते हो ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 इंटू x। अगर इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें, अगर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं x2 बराबर ρ1 अपान ρ1 प्लस ρ2 x, x1 बराबर ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 x, अगर कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज मान लें x1 x2 की, तो अगर x1 x2 वैल्यू मान लें, अगर इसको यहाँ पर पुट करें, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी वैल्यूज मानना हमारा सही, कह सकते हो कि नहीं। अगर x1 x2 की कोई भी वैल्यूज मान रहे हो और उसको इस वैल्यूज पे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा मानना सही है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जरा इसकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ρ1 x1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 इंटू एक्स बराबर ρ2 x2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, ρ1 अपान ρ1 प्लस ρ2 इंटू एक्स। दोनों सेम आ रहा कि नहीं, दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा मानना ये सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये सही है मेजम्पशन, तो इस x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, कुछ फंसा है क्या कहीं, चलो ठीक, हाँ आप सही है, वही क्या है, कहा बार बार प्रश्न, ठीक है चलो।
अब यहाँ देखो इसी x2 की जगह पे वैल्यूज पुट करो वहाँ पे, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे बताओ, रो2 इंटू x2 जगह पे क्या लिख सकते हो, रो1 अपान रो1 प्लस रो2 और इंटू एक्स इंटू पहले से क्या था, x था ही, तो इसको क्या लिख सकते हो, रो1 रो2 अपान रो1 प्लस रो2 और इंटू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर लिख लो। और नीचे भी तो कुछ है ना, 2 एप्सिलॉन तो था ही ना। अरे यहाँ पे पुट करोगे रो2 और यहाँ नीचे क्या था, देख लो यहाँ पे, एक मिनट फिर से देख लो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, रो2 अपान 2 एप्सिलॉन लिख सकते हो, इंटू x2 है तो x2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो1 अपान रो1 प्लस रो2 इंटू एक्स, और पहले से ही क्या है, x है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, रो1 रो2 अपान 2 एप्सिलॉन रो1 प्लस रो2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, वी की। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो इसकी किसकी वैल्यू अंडर रूट्स में चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन रो1 प्लस रो2 अपान रो1 इंटू रो2 और इंटू ये वी भी हो जाएगा ना यहाँ पे, इंटू वी भी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x बराबर अंडर रूट 2 एप्सिलॉन इंटू वी बी इंटू 1 अपान रो1 प्लस 1 अपान रो2, इस तरह से भी लिख सकते हो ना। इसको सॉल्व करोगे तो यही ना आएगा, रो1 रो2 अपान रो1 प्लस रो2, हाँ यही आएगा। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। यही x क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। लेकिन जानते हो कि रो1 की जो वैल्यू होती है, इस रो1 की जो वैल्यू हियर, रो1 इजकल टू क्या होता है, ई इंटू एन ए होता है, एंड रो2 इजकल टू क्या होता है, ई इंटू एन डी होता है। नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देते चार्ज। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, अंडर रूट में 2 एप्सिलॉन वी बी और 1 अपान रो नो की जगह पे, अच्छा ई दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ बाई क्या कर दें, ई कर दें, और यहाँ कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस एन डी। कई बार कोई न्यूमेरिकल पूछ लाता है तो एन ए एन डी की वैल्यू दे देता है, तब विड्थ पूछता है। कई बार रो1 रो2 की वैल्यू देता है, तब विड्थ होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की वैल्यू बहुत इजीली क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, तो कहाँ तक लिखे हो सबसे पहले, नाउ बैरियर पोटेंशियल वी बी इज गिवन बाय, ये लाइन लिख लिए, ये लिख लिए, यहाँ लिख लिए, और उसके बाद यहाँ लिख लिए, ये यहाँ पे लिख लिए विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। उसके बाद फिर यहाँ के नीचे एक लाइन लिखना कि अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी, यहाँ के नीचे एक लाइन लिखना, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी, ये लिख लो, रो1 x1 बराबर रो2 x2, रो1 x1 बराबर रो2 x2, और यहाँ पर लिख लेना ऐसे, x2 बराबर इतना, x1 बराबर इतना, ये पैरेलल है दोनों के। नाउ वी बी इजकल टू, तब यहाँ से पूरा लिखता चलोगे, ठीक। और यहाँ पे जब आना, यहाँ पे ऐसे लिखना, रो1 बराबर ई एन, एक लाइन में लिखना, और बराबर करके भी कुछ लिखवाएंगे, ठीक है, एक लाइन का, फिर उसके नीचे एंड रो2 बराबर ई एन डी, बराबर करके इसके नीचे एक लाइन लिखाएंगे, ठीक।
जो भी नहीं समझ में आया करे ना, डेली हमसे एक एक टॉपिक पूछते रहा करो जो पिछला है, ठीक है। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया करे उसको हमसे डेली पूछते रहो, धीरे धीरे ही समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ लिखो रो 1 बराबर जहाँ लिखो ENA, पहले पहुँच जाओ वहाँ तक। हो गया? वहाँ लिखना रो 1 बराबर ENA इजकल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? ये नंबर ऑफ एक्सेप्टर पर यूनिट वॉल्यूम वो किसका नाम है? उस ENA है, ENA नहीं है बल्कि NA है, ठीक। ऐसे ND बराबर लिखना, हाँ, जैसे NA में गोला बना के एरो बना देना, मतलब उस NA क्या है? नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और जो ND है वो क्या है? नंबर ऑफ डोनर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। रो 2 बराबर क्या लिखा है? E इंटू ND ना, तो ND को गोला बना के एरो बना के लिख देना, वो क्या है? नंबर ऑफ डोनर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस फाइनल एक्सप्रेशन जो x वाला लिखो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, हाँ सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। ठीक है। एंड इन दिस रीजन, VV is defined by, ये लिख लो, VB बराबर KT अपान E ln NA ND अपान NI का स्क्वायर। In this region the VB is defined by, ठीक, ये एक्सप्रेशन लिख लो। इसके नीचे लिखना दिस गिव्स द, हाँ इसके नीचे लिखना दिस गिव्स द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, दिस गिव्स द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल in terms of barrier potential
in terms of impurity densities that create it ठीक है। इस पे जाके घर पे एक बार अच्छे से पूरा डेरिवेशन रिवाइज कर लेना, कोई कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट डे क्लास पे उसको डिस्कस करके ही तभी आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही सारे डायोड्स का क्या रहेगा, फंडामेंटल्स है। ये कंप्लीट डेरिवेशन तुम लोग का होगा। इसके आगे तो बस मैथमेटिकल फार्मूलेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। वी निकालना उसका, वेरी गुड।